हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 111A, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है तीन चीजों पर: लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन तीन चीजों पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और वो सेल ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ और जिसकी वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग करने पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा। ये कंडीशन फुलफिल हो तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इन तीन चीजों के ट्रांसफर पर, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगेगी वो समझते हैं। देखिए, अगर ये चीजें ट्रांसफर हुई हैं बिफोर 23 जुलाई 2024, जिस दिन बजट प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस डेट से पहले, तो पहले क्या टैक्स रेट है? पहले इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% थी, लेकिन बजट की डेट से ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 से इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट बढ़ गई है, 20% हो गई है। ठीक है, तो टैक्स रेट क्या लगेगी इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, ये तो हमने समझ लिया। अब एक बात और समझते हैं कि ये स्पेशल इनकम है, इसलिए चैप्टर 6A के डिडक्शन इस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट क्लेम नहीं किए जा सकते, तो चैप्टर 6A के डिडक्शन इस स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेंगे। अब एक बात और सुनिए, एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ है और उसको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह गई है। फॉर एग्जांपल, एसएससी की मान लेते जैसे बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगता है, तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट फॉर एग्जांपल 2.5 लाख है। एसएससी की मान लेते जैसे बिजनेस इनकम है 2,30,000, 2,30,000 है और ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये वाला 111A वाला 50,000 है और बिजनेस इनकम 2,30,000 है। एसएससी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट पहले नॉर्मल इनकम यानी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम करेगा, फिर उसको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह जाएगी। कितनी? 20,000 की। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस इनकम 2,30,000 ही है और बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है, तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में एसएससी की कितनी शॉर्टफॉल रह जाएगी? 20,000 की। तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में जो शॉर्टफॉल रही है, एसएससी इस 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, लेकिन तभी क्लेम कर सकता है जब एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ हो। अदरवाइज इस शॉर्टफॉल को क्लेम करने का पाने का बेनिफिट इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड बाय सेक्शन 111A के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। यह बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ को ही मिलता है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 है और 20,000 की हमारी शॉर्टफॉल रही थी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में, तो वो यहां लेस हो जाएगी और बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर ही 15% या 20% टैक्स रेट लगेगी डेट को देखते हुए। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई 2024 का है तो इस पर 15% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर डेट ऑफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स रेट लगेगी। अब क्या इसके अलावा भी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है? यस, इन तीन चीजों के अलावा जहां पर सेक्शन 111A नहीं लगता फिर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट कहलाती है और अधिकतर हम उसको बोलते हैं AAA टैक्स रेट, मतलब एज एप्लीकेबल टू एसएससी टैक्स रेट। जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है उस एसएससी पर वो नॉर्मल वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लग जाएगी, जो इस सेक्शन 111A से गवर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर टैक्स रेट क्या लगेगी। देखिए, यहां पर अमेंडमेंट हुआ, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 हुआ है तो टैक्स रेट लगेगी 20%, लेकिन अगर उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो उस पर टैक्स रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस की है, 12.5% ही टैक्स लगेगा। और चूंकि ये भी स्पेशल इनकम है ना, तो इस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6 के डिडक्शंस क्लेम नहीं किए जा सकते। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी स्पेशल इनकम होती है चैप्टर 6 के डिडक्शन उसके अगेंस्ट अलाउ नहीं होते हैं। और यहां पर भी ये बात कॉमन है कि अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ है तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में अगर शॉर्टफॉल रह जाए तो वो शॉर्टफॉल इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से
क्लेम की जा सकती है, इसमें से लेस हो जाएगी, फिर जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा उस पर टैक्स रेट लगेगी 20%, 12.5%, 10%, कुछ केसेस में 10% भी है, वो टैक्स रेट लग जाएगी। मतलब बैलेंस वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ये टैक्स रेट लगेगी। अब एक बात और समझते हैं, लेकिन ये बात तभी एप्लीकेबल होगी जब ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 का है, उससे पहले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है तो ही ये बात लगेगी। तब क्या होता था, अगर एसेट लॉन्ग टर्म है और वो ट्रांसफर हुई है बिफोर 23 जुलाई 2024, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक 10% टैक्स रेट का ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, अगर वो एसेट जो ट्रांसफर हुई है वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इन आइटम्स पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स रेट का एक ऑप्शन दिया है। लेकिन ये एक ऑप्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब ये एसेट ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट का कहना है आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करो विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन के बगैर एलटीसीजी कैलकुलेट करो। आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ा है तो टैक्स रेट कम लगेगी 10%, और अब एलटीसीजी फिर कैलकुलेट करो, इंडेक्सेशन करके आप एलटीसीजी कैलकुलेट करो। अब ये जो एलटीसीजी इंडेक्सेशन करके आया है इस पर टैक्स कैलकुलेट करो 20% की रेट से। आपने दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया, इन दो तरीके से आपने टैक्स कैलकुलेट किया, जहां पर भी आपका टैक्स लोअर आता है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त दिया है, टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त नहीं। ठीक है, तो जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे तो इंडेक्सेशन नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, अगर इंडेक्सेशन आपको अलाउ है क्योंकि वो एसेट ट्रांसफर हुई है बिफोर 23 जुलाई 2024 और वो एसेट लॉन्ग टर्म है और उस पर इंडेक्सेशन अवेलेबल है, तो यस आप टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त भी आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं। फिर जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तब क्या करोगे, दो तरीके से टैक्स निकालोगे और जहां पर भी आपका टैक्स कम बन रहा है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। तो ऐसा हो सकता है कि टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त आपने इंडेक्सेशन किया है, लेकिन जब आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं तब आपने इंडेक्सेशन नहीं किया है और आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यहां पर आपका टैक्स कम बन रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है लिस्टेड सिक्योरिटीज पर है, लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पर ये 10% टैक्स रेट का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर भी ये 10% टैक्स रेट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब एक खास बात, बहुत ही खास बात समझते हैं जो हम वैसे पहले कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट 12.5% टैक्स रेट का ऑप्शन दे रही है इस सेक्शन 112 वाले एलटीसीजी पर। ये ऑप्शन है, कैसे समझते हैं। गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर से हटा दिया। ठीक है, तब गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी ये एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, और एसएससी आप रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ हो, तो आपको हम 12.5% टैक्स रेट का ऑप्शन देते हैं। और आपकी ये जो एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी एक्वायर्ड होनी चाहिए बिफोर 23 जुलाई 2024 और ट्रांसफर होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप जो सेक्शन 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हो उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते वक्त दो तरीके से टैक्स निकालोगे। ठीक है, कैसे, आप इंडेक्सेशन नहीं करके जो एलटीसीजी आ रहा है वो निकालिए, इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़िए, एलटीसीजी आया उस पर आपके टैक्स रेट लगेगी 12.5%। लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त, टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त नहीं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त आप इंडेक्सेशन करो, फिर जो एलटीसीजी आए उस पर तो ज्यादा वाली 20% वाली टैक्स रेट ही लगेगी। आप दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट करो, कब, टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त नहीं, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त। तो सुनिए, इंडेक्सेशन नहीं करना है आपको टोटल इनकम कंप्यूट करते टाइम, आपको जब आप एलटीसीजी निकाल रहे हो टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त, एट दैट टाइम आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है।
आपको ये इंडेक्सेशन का ऑप्शन कब मिल रहा है? टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त मिल रहा है। गवर्नमेंट ने इस तरीके से सिस्टम कर दिया है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडेक्सेशन आपको सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए इंडेक्सेशन गवर्नमेंट ने छीन लिया है। अगर वो उन एसेट्स की डेट ऑफ ट्रांसफर है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपसे छीन लिया गया है। अब ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही मिलेगा और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचएफ को ही मिलेगा। और ये ऑप्शन भी टोटल इनकम कंप्यूट करते टाइम नहीं है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते टाइम है। तो टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त आप इंडेक्सेशन नहीं करोगे। तो आप इस तरीके से दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट करो और आपका जहां पर भी लोअर टैक्स आ रहा है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। ठीक है। अब ये जो 12.5% वाला गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है वो उन एसेट्स, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगा जो बिफोर 23 जुलाई 2024 ट्रांसफर हुई हैं। उन एसेट्स के कैपिटल गेन पर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब इस बात को लेकर ये जो बहुत खास बात है, ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? गवर्नमेंट ये इंडेक्सेशन आपको टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त नहीं अलाउ कर रही है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त अलाउ कर रही है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, समझते हैं। देखो, पहला इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा? टोटल इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त इंडेक्सेशन नहीं किया जा रहा है तो टोटल इनकम बढ़ जाएगी। टोटल इनकम बढ़ जाने का इफेक्ट पड़ेगा आपके सरचार्ज पर, क्योंकि सरचार्ज टोटल इनकम देखते हुए लगाया जाता है तो आपका सरचार्ज और ओवरऑल टैक्स बढ़ जाएगा। एक तो इफेक्ट ये पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका ये इंडेक्सेशन टोटल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर आपको अलाउ नहीं हो रहा है, आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त हो रहा है, तो एक उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट और पड़ेगा। बहुत मजे की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, गवर्नमेंट बोल रही है कि जब आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो तो इंडेक्स नहीं करोगे। ठीक है, तो इंडेक्स नहीं करोगे तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता था? पहले इंडेक्सेशन लेस होता था तो लॉस आ जाता था, लेकिन अब मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो सकता है इंडेक्सेशन अलाउ नहीं हो रहा है ना तो प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, अब टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त आपके प्रॉफिट आया है। अब इंडेक्सेशन का ये ऑप्शन आपको कब दिया जा रहा है? टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त दिया जा रहा है, टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त तो दिया नहीं जा रहा है। तो उसका ये इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स करोगे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त, तो अगर उस टाइम पर आपके लॉस आ जाए तो इस लॉस का न तो आपको सेट ऑफ मिलेगा न कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉस आपको टोटल इनकम कंप्यूट करते टाइम नहीं आया है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते टाइम आया है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से टैक्स बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से ये इंडेक्सेशन पहले सारा छीन लिया, फिर इसको पार्सल तरीके से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त इसको दोबारा रिस्टोर नहीं किया। टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है अगर वो एसेट ट्रांसफर हुई है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त इंडेक्सेशन नहीं करना है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त पुनः है। तो अगर इस सिचुएशन में आपको इंडेक्सेशन करने के बाद लॉस भी आएगा ना तो आपको इस लॉस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। ये एक और नुकसान हो गया एसएससी को गवर्नमेंट की इस चाल की वजह से। तो ये भी बात समझनी पड़ेगी, इसका इफेक्ट समझना पड़ेगा। अब एक बात और समझते हैं, 10% की ही टैक्स रेट लगेगी एलटीसीजी के केस में, कोई ऑप्शन नहीं है, 10% ही टैक्स रेट लगेगी अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो। एसएससी है नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट है या फॉरेन कंपनी है, मतलब नॉन रेजिडेंट है, और उसको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और उसने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे किया है? कन्वर्जन किए बगैर। ठीक है, इसका मतलब उसने इंडियन करेंसी में ही कैपिटल गेन कंप्यूट किया है, उसने फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया है, और उस फॉरेन करेंसी में कंप्यूटेड कैपिटल गेन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं किया है। जैसा हमने कैपिटल गेन चैप्टर में फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 पढ़ा था, इसका मतलब उसने ये कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 कन्वर्जन किए बगैर कंप्यूट किया है और इंडेक्सेशन किए बगैर कंप्यूट किया है। ठीक है, ना तो कन्वर्जन किया है ना इंडेक्सेशन किया है। तो इस केस में उस कैपिटल गेन पर टैक्स रेट कितनी लगेगी? 10%।
10%। लेकिन ये बात तब तक ही वैलिड है जब ये अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर हुई हैं बिफोर 23 जुलाई 2024, क्योंकि ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 पर इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 12.5% हो गई है। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये एसेट कब ट्रांसफर हुई है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कब ट्रांसफर हुई है। अब समझते हैं सेक्शन 112A। कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सेक्शन 112A लगता है, सेक्शन 112 नहीं लगता, सेक्शन 112A लगता है। वो कब लगता है? देखिए, जो एसेट्स आपने सेक्शन 111A के टाइम पर बेची है, लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट के वो लिस्टेड यूनिट्स हैं, वो आपने ट्रांसफर किए हैं और उस पर वो ऑनलाइन आपने ट्रांसफर किया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तो ट्रांसफर के टाइम पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लग गया है, ट्रांसफर के टाइम पर एसटीटी लग गया है उस सेल ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, तो यूनिट्स हैं तो ट्रांसफर किया है, सेल पर एसटीटी लगा है, और अगर इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी है तो ट्रांसफर के टाइम पर एसटीटी लगा है। लेकिन परचेस के टाइम पर भी उन इक्विटी शेयर्स पर एसटीटी लगना चाहिए, परचेस के टाइम पे भी लगना चाहिए। ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी जब वो इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड हैं, परचेस्ड हैं ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर सेक्शन 112A लगेगा। और ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगेगी पता है? गवर्नमेंट ने क्या बोला है, पहले 1 लाख की लिमिट थी, 1 लाख तक 0% टैक्स लगता था। अगर ये वाला एलटीसीजी है तो 1 लाख तक 0% टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने इस 1 लाख को बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया है, 1.25 लाख तक 0% टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन जो 1.25 लाख के ऊपर वाला एलटीसीजी है, सेक्शन 112A वाला है, लेकिन 1.25 लाख के ऊपर वाला है, तो चेक करेंगे कि वो एसेट कब ट्रांसफर हुई है। अगर बिफोर 23 जुलाई 2024 ट्रांसफर हुई है तो 1.25 लाख के ऊपर वाला जो एलटीसीजी है ना, उस पर टैक्स रेट पुरानी लगेगी 10%। लेकिन अगर ये एसेट ट्रांसफर हुई है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो इस पर नई टैक्स रेट लगेगी, कितना? 12.5%। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर मेरे कुछ ये मान लीजिए मेरे इक्विटी शेयर्स थे, लिस्टेड थे, मैंने ट्रांसफर किए शेयर मार्केट में और एसटीटी लगा, मेरे को सेक्शन 112A का एलटीसीजी हुआ। कुछ मेरा एलटीसीजी 23 जुलाई 2024 से पहले का है और कुछ एलटीसीजी मेरा 23 जुलाई 2024 के ऑन और आफ्टर का है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में एक बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल 23 जुलाई से पहले फॉर एग्जांपल एसएससी को एलटीसीजी हुआ है 4 लाख। ठीक है, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 एसएससी को एलटीसीजी हुआ है फॉर एग्जांपल 7 लाख। ठीक है, इस तरीके से एसएससी को सेक्शन 112A वाला एलटीसीजी हुआ है, एलटीसीजी हुआ है टोटल 11 लाख। अब ये जो 1.25 लाख है मैं किस पर क्लेम करूं? देखो, बाद वाले पर टैक्स रेट ज्यादा है, बाद वाले पर टैक्स रेट ज्यादा है ना, तो मैं जो 1.25 लाख का बेनिफिट मुझे क्लेम करना है मैं यहां करूंगा, और जो बैलेंस मेरा एलटीसीजी आएगा उस पर टैक्स कितना लगेगा? 12.5%, और पुराने वाले पर मेरा टैक्स कितना लगेगा? 10%। ठीक है, बात समझे? चलिए, अब तो ये जो 1.25 लाख है वो पुराने वाले एलटीसीजी पर भी है जो हुआ है बिफोर 23 जुलाई 2024, और बाद में जो हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 उस पे भी कंबाइंड है ये 1.25 लाख, दोनों का मिला के है। और चूंकि ये सेक्शन 112A वाला एलटीसीजी है तो चूंकि ये भी स्पेशल इनकम है ना, तो इस पर भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस अलाउ नहीं होते हैं। अब एक बात और समझना, अगर लॉस हो जाए तो सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एक बात कॉमन जो हमने सेक्शन 111A में भी समझी थी और सेक्शन 112 में भी समझी थी, क्या? अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है और उसको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट में को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह जाए तो वो शॉर्टफॉल इस सेक्शन 112A वाले एलटीसीजी में से एडजस्ट हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और रिमेनिंग एलटीसीजी पर ही टैक्स रेट लगेगी। बात समझ आ गई? और
एक खास बात, ये जो सेक्शन 112 ए वाला एलटीसीजी होता है वो कैपिटल गेन जो हम एलटीसीजी कंप्यूट करते हैं वो बगैर कन्वर्जन कैलकुलेट करते हैं और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। जब सेक्शन 112 ए वाला एलटीसीजी कैलकुलेट करते हैं इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका मतलब सेक्शन 48 का ना तो फर्स्ट प्रोविजो लगता है ना सेकंड प्रोविजो लगता है, ना तो कन्वर्जन होता है ना इंडेक्सेशन अलाउ होता है ये एलटीसीजी कैलकुलेट करते वक्त। और एक और खास बात बताऊं, ये जो सेक्शन 112 ए वाला एलटीसीजी है इसके टैक्स के अगेंस्ट सेक्शन 87 ए की टैक्स रिबेट भी अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, ये जो 87 ए की टैक्स रिबेट होती है ये सेक्शन 112 ए वाले एलटीसीजी के टैक्स के अगेंस्ट लेस नहीं होती है, लेकिन सेक्शन 112 वाले एलटीसीजी के टैक्स के अगेंस्ट लेस होती है और सेक्शन 111 ए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के अगेंस्ट भी ये 87 ए की टैक्स रिबेट अलाउ होती है। समझे बात? अब सेक्शन 115 बीबी कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट क्या लगेगी? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम को छोड़कर जो कैजुअल इनकम है उस पर टैक्स रेट का सेक्शन है सेक्शन 115 बी। ऑल एसएससी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, चाहे एसएससी रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, टैक्स रेट 30% लगेगी। और ये कैजुअल इनकम पता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होती है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में। और इस इनकम को कंप्यूट करने में मतलब कैजुअल इनकम कंप्यूट करते वक्त आपको किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा और आप इस कैजुअल इनकम के अगेंस्ट कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और इवन कैजुअल लॉस तक इस कैजुअल इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। और चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी आपको इस कैजुअल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेंगे और इवन मैं बताऊं बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, देखो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? रेगुलर टैक्स रेजिम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ठीक है, लेकिन डिफर्ड टैक्स रेजिम में 3 लाख होती है, उस बात का भी ध्यान रखना। तो इस कैजुअल इनकम के अगेंस्ट बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट आप क्लेम नहीं कर सकते और इस कैजुअल इनकम पर पता है टैक्स रेट क्या लगती है? 30% टैक्स रेट लगती है, ऐसा सेक्शन 115 बीबी में दे रखा है। और सरचार्ज एज एप्लीकेबल और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। और इसके लिए टीडीएस चैप्टर में डिडक्टर के लिए जो पेयर है वो टीडीएस काटेगा, उसके लिए सेक्शन बने हुए सेक्शन 194 बी और 194 बी टीडीएस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेम से विनिंग हुई उस पर टैक्स रेट का सेक्शन है 115 बीबी जे और इस इनकम पर भी टैक्स रेट 30% लगती है और जो पेयर है वो टीडीएस इस इनकम पर काटेगा सेक्शन 194 बी ए में। ठीक है, ये हम टीडीएस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेक्शन छोटा सा और पढ़ लेते हैं, सेक्शन 115 बीबीई। आपको याद है जब ऑफ इनकम चैप्टर मैंने कराया था तो एक छोटा सा चैप्टर और करा दिया था, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। उसमें मैंने बोला था सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो जो इनकम पकड़ी गई आपकी जो सेक्शन 68 से सेक्शन 69 डी में कवर्ड हो रही थी, उस पर मैंने आपको बताया था इफेक्टिव टैक्स रेट क्या लगेगी? 78%, जिसमें मैंने आपको बोला था बेसिक टैक्स रेट है 60% और उस पर 25% सरचार्ज ऐड होता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ के इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाती है 78%। और ये जो इनकम है ना जो सेक्शन 68 से 69 डी में कवर हो रही है जिस पर टैक्स रेट लग रही है इफेक्टिवली 78%, वो इनकम कंप्यूट करते टाइम भी आपको किसी भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा और आप इवन उस इनकम से कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते और चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे और बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी इस इनकम के अगेंस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। और एक खास बात, इस इनकम पर जो भी टैक्स आएगा उस पर 87A की टैक्स रिबेट भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके साथ कंप्लीट हुआ आपका टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम चैप्टर का रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम चैप्टर के बाद अब हम करते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और टैक्स रिबेट, रिलीफ वगैरह की बातें भी, सरचार्ज की बातें भी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो कोई भी पर्सन अपनी टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करे? अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर टैक्स रेजिम की। रेगुलर टैक्स रेजिम मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी न्यू टैक्स रेजिम का चैप्टर अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर टैक्स रेजिम मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम की। तो रेगुलर टैक्स रेजिम में आप टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे?
वो 5 हेड की इनकम आप ले लीजिए, फिर 5 हेड की इनकम आ जाएगी। और हाँ, उसमें ध्यान रखना जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो इनर कॉलम में रिपोर्ट करना और आउटर कॉलम में उसका टैक्सेबल अमाउंट निल लिखना। ठीक है, तो 5 हेड की टोटल इनकम आ जाएगी आपके, और टोटल इनकम 5 हेड की आपने जोड़ दी। जीटीआई अभी नहीं आएगी, जीटीआई तो 3 चैप्टर का इफेक्ट और देते हैं फिर आती है। आप 5 हेड की इनकम उठा लीजिए, इसमें एग्जम्प्टेड इनकम इनर कॉलम में रिपोर्ट कर लिया आपने, और 5 हेड की इनकम आपने लिख दी। अब आप 3 चैप्टर का इफेक्ट दीजिए, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर, एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। इन 3 चैप्टर का इफेक्ट देने के बाद आएगी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसके बाद आप लेस करेंगे चैप्टर 6 के डिडक्शंस। ठीक है, और अभी रेगुलर टैक्स रेजिम की बात है, रेगुलर टैक्स रेजिम में ही चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस होते हैं। जब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी न्यू टैक्स रेजिम पढ़ेंगे उस पे तो हम काफी सारे डिडक्शंस चैप्टर 6 के मना हो जाते हैं, सिर्फ 3 डिडक्शन ही अलाउ है, वो हम न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जब करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर टैक्स रेजिम की, तो उसमें चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस होते हैं। फिर टोटल इनकम आ जाएगी, जीटीआई में से चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस होने के बाद आएगी आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम ही वो अमाउंट है जिस पर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब एक बात समझना, टोटल इनकम जो भी आए उसकी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम है 11,88,488, तो लास्ट डिजिट अगर 5 रुपए या 5 रुपए से ऊपर है तो उसको 10 रुपया ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब आपकी इनकम फिर कितनी मानी जाए, 11,88,490। ठीक है, लेकिन अगर इस लास्ट डिजिट आपका 5 हुआ तो भी 490 ही माना जाएगा। ठीक है, और अगर लास्ट डिजिट मान लीजिए 4 है तो आपकी ये 480 माना जाएगा। तो कुल मिलाकर बात कितनी है, राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट कैसे देना है, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 रुपए या 5 रुपए से ऊपर है तो उसको नियरेस्ट 10 मल्टीपल के रूप में लिखना होगा, और अगर 5 रुपए से कम है तो उतने रुपए हटा दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, टोटल इनकम की राउंडिंग ऐसे करनी होती है, तो क्या टोटल टैक्स की भी राउंडिंग इसी तरीके से होगी, यस, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करें। रेगुलर टैक्स रेजिम में, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं है, रेगुलर टैक्स रेजिम है, तो स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पेशल इनकम पर टैक्स रेट का चैप्टर समझा था, तो स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगी। फिर नॉर्मल इनकम पर हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे स्लैब रेट लगेगी, इंडिविजुअल एचएफ वगैरह के लिए स्लैब रेट लगेगी। और हम एक चैप्टर और करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो इनकम एग्जाम्प्ट है अगर इन इंडिया हुई है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले स्पेशल इनकम पर टैक्स निकाल दीजिए बेसिक, फिर बची नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम पर भी आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए, राइट। फिर ये आपका आ गया बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स आने के बाद टैक्स रिबेट अगर 87A की अलाउएबल है तो लेस कर दीजिए। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे 87A की टैक्स रिबेट क्या होती है। इस तरीके से नेट बेसिक टैक्स आ जाएगा। अब सरचार्ज जोड़ेंगे अगर एप्लीकेबल है तो। सरचार्ज का सिस्टम कैसे चलेगा ये हम थोड़ी देर पे समझेंगे। तो सरचार्ज ऐड हो गया, सरचार्ज ऐड होने के बाद एमआरएस लेस होगी, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज। एमआरएस मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज क्या होती है ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो बेसिक टैक्स देखिए, पहले सरचार्ज जोड़ा और उसमें एमआरएस लेस कर दी और नेट सरचार्ज आया, वो नेट सरचार्ज हम बेसिक टैक्स में जोड़ेंगे। इस तरीके से फिर जो टैक्स आ रहा है उसमें हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे। किस पर, किसका 4%, बेसिक टैक्स प्लस नेट सरचार्ज का 4%। ठीक है, फिर टैक्स बिफोर रिलीफ आ जाएगा। टैक्स बिफोर रिलीफ में से रिलीफ लेस होती है सेक्शन 86 की, 89 की, 90, 98, 91 की। इंटरमीडिएट लेवल पर सिर्फ सेक्शन 89 की टैक्स रिबेट आपके कोर्स में है। ठीक है, ये जो 90, 98, 91 ये रिलीफ होती है, डबल टैक्सेशन रिलीफ कहलाती है, ये भी वैसे लेस होती है, बट इंटरमीडिएट लेवल पर सिर्फ सेक्शन 89 की रिलीफ है। चलिए, फिर आप टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी, इसमें से अगर आपका कोई टैक्स प्रीपेड है तो लेस कर दीजिए,
जैसे आपका एडवांस टैक्स भरा हुआ है, आपका किसी ने टीडीएस काटा था, आपसे किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया था, या आपने अपने लेवल पर ईयर एंड होने के बाद लेकिन आईटीआर फाइलिंग से पहले अपना टैक्स पे कर दिया था, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो वो सब मिलाकर कहलाते हैं प्रीपेड टैक्स। तो प्रीपेड टैक्स लेस हो जाएंगे आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से कि आपका ग्रॉस टैक्स इतना बनता था और आपका ऑलरेडी प्रीपेड टैक्स इतना है, तो वो लेस हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका बैलेंस टैक्स पेबल। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बनता है 1 लाख, लेकिन आपका प्रीपेड टैक्स है 1,20,000, तो आपको 20,000 का टैक्स रिफंड मिलेगा क्या? यस। तो टैक्स रिफंडेबल भी हो सकता है और टैक्स पेबल भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। तो जो भी आए, पेबल आए चाहे रिफंडेबल आए, आपको राउंडिंग ऑफ करनी है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। फिर बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज की, लेकिन वो समझने से पहले पता होना चाहिए कि सरचार्ज का सिस्टम कैसे है। तो ये सरचार्ज का कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे, उससे पहले समझते हैं हम बेसिक टैक्स रेट्स क्या लगेगी किसी इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर बेसिक टैक्स रेट क्या लगेगी वो पहले समझते हैं। ये टैक्स रेट रेगुलर टैक्स रेजिम के लिए है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के लिए टैक्स रेट्स अलग हैं, वो हम बाद में समझेंगे, अलग से वीडियो में समझेंगे। ये आज अभी जो समझ रहे हैं हम वो रेगुलर टैक्स रेजिम की टैक्स रेट्स हैं। प्रीवियस ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए नॉर्मल इंडिविजुअल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, बट वो कॉलम 2 और कॉलम 3 में फॉल नहीं कर रहा है। इसके अलावा एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन वगैरह के लिए भी यही टैक्स रेट लगेगी, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। टैक्स जो है वो टोटल इनकम को देखकर लगाया जाता है। टोटल इनकम कब आती है? आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख रुपए क्या हुआ? बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। फिर जो इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए तक है, उस इनकम पर 5% बेसिक टैक्स लगेगा। और जो इनकम 5 लाख को एक्सीड करती है लेकिन 10 लाख को एक्सीड नहीं करती है, उस पर टैक्स रेट लगेगी 20%। और जो इनकम 10 लाख को एक्सीड करती है, उस इनकम पर बेसिक टैक्स लगेगा 30%। फिर हम समझते हैं कॉलम 2 जो सीनियर सिटीजन पर अप्लीकेबल है। तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन होने रेजिडेंट इंडिविजुअल चाहिए जिनकी एज कम से कम 60 साल है, कम से कम 60 साल है, लेकिन 80 इयर्स से एक्सीड नहीं कर रही है। ठीक है, या 80 इयर्स से कम है, 80 इयर्स से कम है लेकिन कम से कम 60 साल है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगी? उनको मिलेगा एडवांटेज बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक 0% टैक्स लगेगा। और जो इनकम 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 लाख तक है, उस इनकम पर 5% टैक्स रेट लगेगी। और जो इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है, उस इनकम पर टैक्स रेट 20% लगेगी। और जो इनकम 10 लाख से ज्यादा है उस पर 30% टैक्स रेट लगेगी। और जो वेरी सीनियर सिटीजन है, मतलब कॉलम 3 वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट जिनकी एज कम से कम 80 इयर्स है, कम से कम 80 इयर्स है, उनके लिए टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की रहेगी। 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रही है और 10 लाख तक की इनकम है, उस पर 20% टैक्स लगेगा। और जो इनकम 10 लाख से एक्सीडिंग है उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसका मतलब उनके लिए 5% टैक्स रेट वाली कैटेगरी मिसिंग है। अब ये जो बेसिक टैक्स आया, इसमें सरचार्ज लगेगा, एज एप्लीकेबल कितना लगेगा वो डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर। फिर जो सरचार्ज बेसिक टैक्स आया, सरचार्ज लगा, सरचार्ज लगने के बाद बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और भी लगेगा। फिर जाके टोटल टैक्स आता है। अच्छा, ये 60 साल और 60 इयर्स, 80 इयर्स हमको कब चेक करने होते हैं? हमको चेक करने होते हैं फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के दिन। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 के दिन हमें एज लिमिट चेक करनी होती है। जैसे अगर किसी पर्सन का 60th बर्थडे फॉल कर रहा है 1 अप्रैल 2025 को, तो उसकी 60 साल की एज कंप्लीटेड मानी जाएगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे को। ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए उसकी 60 साल की एज कंप्लीटेड मानी जाएगी। यही
प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा 80 ईयर्स के लिए भी, ठीक है। तो 80 ईयर्स के लिए भी इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस दिन अगर उसका बर्थडे फॉल करता है तो उसकी 80 ईयर्स की एज कंप्लीटेड मानी जाएगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे को। अब बात करते हैं हम 87A में टैक्स रिबेट कैलकुलेट कैसे होती है अगर रेगुलर टैक्स रेजिम है तो, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम है तो। ये 87A की रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है, बट रेजिडेंट होना चाहिए। और उसकी टोटल इनकम मतलब चैप्टर 6 की डिडक्शन लेस होने के बाद, चैप्टर 6 की डिडक्शन लेस होने के बाद अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। टोटल इनकम राउंड ऑफ करके देखेंगे हम, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसको 87A की टैक्स रिबेट अलाउ हो जाएगी। कितनी अलाउ होगी? बेसिक टैक्स जो भी आ रहा है उसका 100% और 12,500 विचएवर इज लेस, ठीक है। तो इतनी टैक्स रिबेट 87A में अलाउ होगी। अब एक बात और समझना, ये जो 87A की टैक्स रिबेट है नॉर्मल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट अलाउ होगी, यस। सेक्शन 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से लेस होगी, यस। क्या सेक्शन 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से लेस होगी, यस। लेकिन ये सेक्शन 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से लेस नहीं होती है। मैंने 112A वाला जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया था तभी मैंने बताया था कि 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से ये 87A की टैक्स रिबेट अलाउ नहीं होती है, ठीक है। और कैजुअल इनकम के वक्त भी बताया था कि इस इनकम के अगेंस्ट आप 87A की टैक्स रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। और जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी जिस इनकम पर वो 78% टैक्स लगता है इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस, तो उस पर टैक्स रेट का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 115 BBE। तो उसमें जो टैक्स लगता है ना उस पे भी 87A की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, ठीक है। तो एग्जाम में मैं बताऊं बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि सेक्शन 112A वाला जो LTCG है उसके टैक्स में से 87A की टैक्स रिबेट अलाउ नहीं होती है। चलिए अब सरचार्ज की बात समझते हैं, और मैं बात कर रहा हूं रेगुलर टैक्स रेजिम की। और इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उन सब के लिए हम सरचार्ज की बात कर रहे हैं। सरचार्ज सिचुएशनल है, हम इनकी टोटल इनकम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की टोटल इनकम देखेंगे, 50 लाख तक है अगर टोटल इनकम तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, 0%, ठीक है। सरचार्ज सिचुएशनल है, टोटल इनकम देखते हुए लगाया जाता है। अब बात समझना, अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज लगेगा 10%। किस पर? बेसिक टैक्स पर। बेसिक टैक्स पे लगता है सरचार्ज, सरचार्ज बेसिक टैक्स पर लगता है तो 10% लगेगा। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं तो 10% लगेगा। लेकिन अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज 15% लगेगा, ठीक है। और अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 25% सरचार्ज लगेगा। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई तो सरचार्ज 37% लगता है। अब एक बात समझना, ये जो 10 और 15%, 0, 10, 15 तक के सरचार्ज हैं ये जनरल सरचार्ज कहलाते हैं। और ये जो 25% वाला और 37% वाला है ये एनहांस्ड सरचार्ज कहलाता है। अब एक बात समझना, एनहांस सरचार्ज अप्लीकेबल कब होगा? जब एसएससी की टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड होगी। 2 करोड़ तक है टोटल इनकम तो फिर जनरल सरचार्ज ही लगता है, ठीक है। और 2 करोड़ से टोटल इनकम बढ़ जाती है तो फिर एनहांस्ड सरचार्ज की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब एक और बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफाइड इनकम है टोटल इनकम के अंदर, टोटल इनकम के अंदर आपके कुछ स्पेसिफाइड इनकम शामिल है। अच्छा, वो स्पेसिफाइड इनकम कौन सी है? सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और LTCG कोई सा भी, सेक्शन 112 वाला या 112A वाला, या डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो 4 इनकम हो गई आपकी स्पेसिफाइड इनकम, सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112
वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे स्पेसिफाइड इनकम। आगे से मैं इनको स्पेसिफाइड इनकम ही बोलूंगा सरचार्ज के पूरे डिस्कशन में, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड इनकम है। गवर्नमेंट का कहना है स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज 15% से ज्यादा किसी भी सिचुएशन में नहीं लगेगा। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। ये जो स्पेसिफाइड इनकम है इनके बेसिक टैक्स पर सरचार्ज 15% से ज्यादा लगेगा ही नहीं। मतलब स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर एनहांस्ड सरचार्ज कभी नहीं आएगा, ठीक है। उन पर जनरल वाला ही सरचार्ज लगेगा। किस पर? स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर। तो हम कुछ एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ पाए। आपकी टोटल इनकम हम चेक करेंगे, उसके अंदर स्पेसिफाइड इनकम का कंपोनेंट कितना है और अदर इनकम का कंपोनेंट कितना है ये देखेंगे। तो आपकी टोटल इनकम के अंदर कुछ स्पेसिफाइड इनकम शामिल है और कुछ टोटल इनकम शामिल है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे सरचार्ज कैसे लगाएंगे। तो सिस्टम समझना, आपकी टोटल इनकम 47 लाख है। ये सारी बात इन लैक्स दे रखी है। आपकी टोटल इनकम 47 लाख है, उसके अंदर स्पेसिफाइड इनकम 25 लाख है और अदर इनकम 22 लाख है, टोटल 47 लाख। अब एक बहुत ही बात जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ढंग से सुनना, आप ढंग से सुनना। ये जो 47 लाख है इसके अंदर प्रायोरिटी पहले अदर इनकम नॉर्मल इनकम की मानेंगे, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड हम स्पेसिफाइड इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे, ठीक है। तो 47 लाख के अंदर पहले क्या शामिल है? अदर इनकम 22 लाख, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या शामिल है? स्पेसिफाइड इनकम। तो अभी 47 लाख ही है आपकी टोटल इनकम, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कारण अभी आपकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है। 50 लाख तक तो 0% सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 0 लगेगा और अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 0 लगेगा, ठीक है। अब अगर आपकी टोटल इनकम, दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी टोटल इनकम 97 लाख है, 97 लाख है, ठीक है, और उसके अंदर प्रायोरिटी पहले अदर इनकम नॉर्मल इनकम की मानेंगे। अदर इनकम नॉर्मल इनकम आपकी 45 है, ठीक है, और स्पेसिफाइड इनकम 52 लाख है। अब चेक करें, आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर चुकी है। हाँ, कर चुकी है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 97 लाख है, 50 लाख से ऊपर हो गई। हाँ, अब सरचार्ज अप्लीकेबल होगा, होगा, लेकिन क्या जनरल सरचार्ज के दायरे में ही हो आप अभी तक, या एनहांस सरचार्ज के दायरे में आ गए? तो समझिए अभी आप पे एनहांस सरचार्ज की नौबत आई नहीं है, कारण आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुई नहीं है। एनहांस सरचार्ज कब आता है? जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तब एनहांस सरचार्ज अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अभी तो आप पर एनहांस सरचार्ज की नौबत आई नहीं है, तब तक दिमाग लगाइए मत, और जनरल सरचार्ज ही लगाना है इस केस में। तो जनरल सरचार्ज कितना लगेगा? अभी आप सिचुएशन में फॉल कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में फॉल कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? एक मिनट, आप इस स्लैब में भी फॉल नहीं कर रहे, आप किस में फॉल कर रहे हो? आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हो, तो आप पर जनरल वाला सरचार्ज भी 10% ही लगेगा, ठीक है। तो 1 करोड़ के अंदर हो आप, तो आप पे जनरल वाला ही सरचार्ज लगेगा, चाहे आपकी स्पेसिफाइड इनकम का बेसिक टैक्स हो उस पे भी जनरल सरचार्ज 10%, चाहे आपकी स्पेसिफाइड इनकम है उसके बेसिक टैक्स पे भी 10%, और नॉर्मल इनकम अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 10%, तो दोनों पे 10% सरचार्ज लगेगा। अब बात करते हैं, आपकी टोटल इनकम 117 लाख हो गई, ठीक है, 117 लाख हो गई, मतलब 1 करोड़ 17 लाख हो गई, 117 लाख हो गई मतलब 1 करोड़ 17 लाख हो गई, ठीक है। 1 करोड़ को एक्सीड कर गया है, लेकिन 2 करोड़ को तो अभी भी एक्सीड नहीं हुआ है। अच्छा, 2 करोड़ को एक्सीड होता है तो ही एनहांस सरचार्ज आता है, ठीक है। अभी तो आप जनरल सरचार्ज के दायरे में ही हो, तो आपकी स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी जनरल सरचार्ज कितना लगेगा? 15%, और नॉर्मल इनकम के बेसिक टैक्स पे भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15%, ठीक है। क्यों? आप कौन से दायरे में आ रहे हो? आप आ रहे हो इस दायरे में कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है,
2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 15% सरचार्ज लगना है, तो इस केस में आपके 15% ही सरचार्ज लगेगा स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी और अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी, राइट। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 347 लाख है, मतलब 3 करोड़ 47 लाख है, तो अब इस सिचुएशन में आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो गई है। अब आप पे एनहांस्ड सरचार्ज की गाज गिरेगी, आप पे एनहांस सरचार्ज लगेगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड हो गई है। 3 करोड़ 47 लाख है, ठीक है, 2 करोड़ से एक्सीड हो गई है। अब एक बात समझना, ढंग से समझना, ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफाइड इनकम मानेंगे। तो 2 करोड़ से ऊपर जाने का कारण क्या है, ध्यान से सुनिए, दोबारा बोल रहा हूं, आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ 47 लाख है, 2 करोड़ से ऊपर जाने का कारण क्या है, इसके अंदर प्रायोरिटी पहले अदर इनकम की मानी 47 लाख, 47 लाख, 2 करोड़ से ऊपर नहीं गया। अब पहले प्रायोरिटी मानिए आप अदर इनकम की, अब दूसरा इसके अंदर क्या माने, स्पेसिफाइड इनकम। तो जब स्पेसिफाइड इनकम सेकंड प्रायोरिटी पर है तो आपके 2 करोड़ से ऊपर स्पेसिफाइड इनकम गई, तो आपके 2 करोड़ को एक्सीड होने का कारण स्पेसिफाइड इनकम है, 2 करोड़ से एक्सीड होने का कारण स्पेसिफाइड इनकम है। और हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफाइड इनकम की वजह से अगर आपके 2 करोड़ से ऊपर इनकम जाएगी तो फिर आप पर एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा तो 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। जनरल सरचार्ज का एंड क्या है, 15%। तो इस सिचुएशन में आपके स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 15% सरचार्ज लगेगा और आपके अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 15% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, अब समझते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 647 लाख है, मतलब 6 करोड़ 47 लाख। अब इस सिचुएशन में आपकी टोटल इनकम तो 5 करोड़ से भी ऊपर हो गई। अच्छा, 5 करोड़ से ऊपर इनकम जाती है तो आप पर सरचार्ज लगता है, पता है, एनहांस सरचार्ज लगता है 37%। तो अब इस सिचुएशन में आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो क्या एनहांस सरचार्ज की नौबत आएगी? तो समझते हैं हम इंटरप्रेट कैसे करें। आपकी टोटल इनकम 647 लाख है, मतलब 6 करोड़ 47 लाख है। इसके अंदर प्रायोरिटी पहले अदर इनकम की मानो, ठीक है। अदर इनकम की वजह से आप 5 करोड़ से एक्सीड हो रहे हो क्या? नहीं, आप 5 करोड़ से एक्सीड हो रहे हैं स्पेसिफाइड इनकम की वजह से, ठीक है। तो स्पेसिफाइड इनकम की वजह से अगर आप 2 करोड़ 5 करोड़ से एक्सीड होते हैं ना, तो आप पर एनहांस सरचार्ज नहीं आएगा, कारण गवर्नमेंट ने बोला है स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर एनी हाउ सरचार्ज 15% से ज्यादा लगेगा ही नहीं। तो इस केस में भी आप पे स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 15% सरचार्ज लगेगा और अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 15% सरचार्ज ही लगेगा, राइट। चलिए अब अगर आपकी टोटल इनकम 90 लाख है, 50 लाख से एक्सीड हो गई है, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड हुई नहीं है। 2 करोड़ से एक्सीड होती है ना, तो आप पर एनहांस सरचार्ज आता है 25%, और 5 करोड़ से भी ज्यादा एक्सीड हो जाती है तो आप पर एनहांस्ड सरचार्ज, बढ़ा हुआ सरचार्ज लगता है 37%। इस केस में तो 2 करोड़ से एक्सीड हुई नहीं, तो आप पर जनरल सरचार्ज ही लगता रहेगा। हाँ, 50 लाख से ज्यादा हो गया है टोटल इनकम, तो दोनों ही इनकम, स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 10% लगेगा और जनरल नॉर्मल इनकम के बेसिक टैक्स पे भी 10% ही सरचार्ज लगेगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 140 लाख है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा हुई नहीं, अभी भी क्या लगेगा? जनरल सरचार्ज ही लगेगा। लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है टोटल इनकम, लेकिन 2 करोड़ तक कितना सरचार्ज लगता है? 15% लगता है, 15% ही लग जाएगा स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी और अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी, राइट। अब इस तरीके से आप आगे, और ये मैं लास्ट वाली 2 सिचुएशंस और समझा देता हूं, बाकी आप समझिए। चलिए लास्ट वाले 2 केस और करा देते हैं। 550 है आपकी टोटल इनकम, 5 करोड़ से ऊपर हो गई, 5 करोड़ से ऊपर हो गई तो 37% सरचार्ज लगता है। तो चेक करते हैं, 550 लाख टोटल इनकम है, 5 करोड़ से एक्सीड हो गई है, पहले प्रायोरिटी किसकी माने? पहले प्रायोरिटी माने अदर इनकम की। देखो अदर इनकम भी 300 लाख हो गई, 300 लाख हो गई, मतलब 2 करोड़ से तो ज्यादा हो गई, 2 करोड़ से तो ज्यादा हो गई। इट मींस क्या? 2 करोड़ से ज्यादा हो गई और वो 2 करोड़ से एक्सीड होने का कारण हमारा स्पेसिफाइड इनकम नहीं है। प्रायोरिटी पहले किसकी माननी है? प्रायोरिटी पहले अदर इनकम की माननी है। तो ये अदर इनकम ही आपके 300 लाख है, मतलब 3 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा।
तो आप पर एनहांस सरचार्ज आएगा इस स्पेसिफाइड, इस नॉर्मल इनकम पर कितना लगेगा? 25%। ठीक है, 25% वाला लगेगा। 25% वाला क्यों लगेगा? आप बोलेंगे सर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो 37% वाला लगना चाहिए। तो सुनिए, ये इंडिविजुअली हम देखें, पहले प्रायोरिटी हम मान रहे हैं 300 लाख। 300 लाख मतलब 3 करोड़। 2 करोड़ से एक्सीड हो गई है इनकम, लेकिन 3 करोड़ से 3 करोड़ तक है, तो इस पर 25% वाला लगेगा, ना कि 37%। और फिर सेकंड प्रायोरिटी हम किसकी मानते हैं? 550 में से सेकंड प्रायोरिटी हम मानेंगे 250 की, मतलब स्पेसिफाइड इनकम की। और स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर एनी हाउ 15% से ज्यादा सरचार्ज लगेगा नहीं, तो 15%। ठीक है, फिर लास्ट केस समझते हैं। 650 लाख की आपकी टोटल इनकम है। ठीक है, इसके अंदर प्रायोरिटी अदर इनकम की माननी है, और अदर इनकम ही देखो आप 5 करोड़ से ऊपर चली गई है। अदर इनकम भी 5 करोड़ से ऊपर चली गई है इंडिविजुअली, तो आप पर इस इनकम के बेसिक टैक्स पर 37% सरचार्ज लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो 37% वाला सरचार्ज लगता है। अब सेकंड प्रायोरिटी मानिए आप स्पेसिफाइड इनकम की, और आपको पता है कि स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज 15% से ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से सरचार्ज का ट्रीटमेंट होता है। चलिए, तो सरचार्ज समझने के बाद अब हम एक और बात समझते हैं। देखो, सरचार्ज लगाने के बाद हमारा एक स्टेप क्या था? देखो, सरचार्ज लगा दिया आपने, उसके बाद लेस करनी होती है इसी सरचार्ज में से एमआरएस, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज। मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज लेस करनी होती है। तो वो कैसे लेस करते हैं? ये मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज का सिस्टम क्या है और क्यों लेस होती है? ये सरचार्ज में से लेस होती है। क्यों लेस होती है? इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है कि इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा इंक्रीमेंटल टैक्स नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ आया, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं। देखिए, सरचार्ज कब लगता है? लगता ही कब है? 50 लाख तक टोटल इनकम होती है तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, 0%। 50 लाख से इनकम एक्सीड करती है और 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो हमने समझा कि सरचार्ज कितना लगता है। ये वाली रो, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप पे सरचार्ज 10% लगता है। ठीक है, तो क्या कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से स्लाइटली हायर हुई? ध्यान से सुनना, 50 लाख से उनकी टोटल इनकम स्लाइटली हायर गई। ठीक है, स्लाइटली हायर गई, अब उसकी वजह से क्या हुआ? पूरी टोटल इनकम के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज लग गया। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। देखो, 50 लाख तक अगर टोटल इनकम होती तो सरचार्ज लगता ही नहीं। ठीक है, लेकिन 50 लाख से टोटल इनकम स्लाइटली हायर गई, थोड़ी सी ज्यादा थी, 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ? सरचार्ज पूरी टोटल इनकम के बेसिक टैक्स पर लग गया, और वो सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स इतना बढ़ गया, सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स इतना बढ़ गया कि वो इंक्रीमेंटल इनकम से ही ज्यादा हो गया। अब इंक्रीमेंटल इसको इनकम किसको बोलूं? 50 लाख से इनकम स्लाइटली जो हायर गई ना, उसको मैं बोलूं इंक्रीमेंटल इनकम। 50 लाख से ऊपर स्लाइटली हायर इनकम जो हुई, उसको मैं बोलूं इंक्रीमेंटल इनकम। और वो सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स इतना बढ़ गया कि वो इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 50 लाख 100, 50 लाख 100। ठीक है, तो 100 रुपए ऊपर गया ना, टोटल इनकम 100 रुपए के ऊपर ही गई। ठीक है, अब लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ा? 50 लाख से आपकी टोटल इनकम ज्यादा है, तो पूरे उस पे जो बेसिक टैक्स आया सरचार्ज, उस पूरे बेसिक टैक्स पर सरचार्ज लग गया, क्योंकि सरचार्ज तो सिचुएशनल है। ठीक है, तो पूरे टोटल इनकम के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज लग गया, और वो सरचार्ज लगने की वजह से बेसिक टैक्स के अंदर सरचार्ज जब जुड़ा वो इतना ज्यादा था, उसकी वजह से इंक्रीमेंटल टैक्स इतना बड़ा कि ये इंक्रीमेंटल इनकम 100 रुपए जो 50 लाख से ऊपर इनकम गई, उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल इनकम, तो वो इंक्रीमेंटल टैक्स इस इंक्रीमेंटल इनकम से भी ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है ये तो बात सही नहीं है, इस सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट को रिलीफ देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का कहना है इस केस में हम आपको रिलीफ देंगे, हम आपको रिलीफ
देंगे, आपके इंक्रीमेंटल इनकम तो थोड़ी सी बढ़ी ना, और उसकी वजह से इंक्रीमेंटल टैक्स इतना बढ़ गया, तो हम उस सिचुएशन में आपको एमआरएस, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एमआरएस मिलती कितनी है समझते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट चाहती है किसी का भी इंक्रीमेंटल टैक्स उसकी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं हो, और अगर है तो हम रिलीफ देंगे। तो रिलीफ कैसे देंगे, अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, तो उस केस में अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड ब्रैकेट पहले समझना। टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर कितनी गई, इसको बोल देंगे हम इंक्रीमेंटल इनकम। टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर कितनी गई, इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल इनकम। और फर्स्ट ब्रैकेट में निकालना इंक्रीमेंटल टैक्स, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इंक्रीमेंटल टैक्स निकालना है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर इंक्रीमेंटल इनकम निकालनी। तो इंक्रीमेंटल टैक्स फर्स्ट ब्रैकेट में कैसे निकालें समझना। 50 लाख तक आपके सरचार्ज लगता नहीं है, सिर्फ बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लो, लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम तो 50 लाख से ऊपर है, तो बेसिक टैक्स निकालो, उस 50 लाख टोटल इनकम जो भी है आपकी 50 लाख से ऊपर वाली, उस पर आप बेसिक टैक्स निकालो, सरचार्ज लगा दो 10% वाला, बेसिक टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 10% वाला, वो आ गया आपके पास, इस पे से माइनस कर दो बेसिक टैक्स जो 50 लाख पे बन रहा है, सरचार्ज तो 50 लाख तक है नहीं, सिर्फ बेसिक टैक्स ही बनेगा, तो वो माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट क्या होगा आपका, इंक्रीमेंटल टैक्स, और सेकंड ब्रैकेट इसमें से लेस कर दे, सेकंड ब्रैकेट का रिजल्ट क्या है, इंक्रीमेंटल इनकम। तो फर्स्ट ब्रैकेट में इंक्रीमेंटल टैक्स आया, सेकंड ब्रैकेट में इंक्रीमेंटल इनकम आई। इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यही है एमआरएस, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब सरचार्ज तो सिचुएशनल है ना, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुई लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो एक 50 लाख से ऊपर तो सरचार्ज लग जाता है। अब एक काम करना, सेकंड ब्रैकेट पहले डिस्कस कर लेते हैं, टोटल इनकम में से 1 करोड़ लेस कर दीजिए। आप जिस स्लैब में फॉल कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम क्या है, अब वर्डिंग पे मेरे ध्यान देना, मैं किस तरीके से बोलता हूं। आपकी सिचुएशन है, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ को मैं नाम दूं प्रीसीडिंग स्लैब, और 2 करोड़ ये इसको नाम दूं सक्सीडिंग स्लैब। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी रेंज फिक्स कर रही है, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ को नाम दिया मैंने प्रीसीडिंग स्लैब, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ये है आपके सक्सीडिंग स्लैब। गवर्नमेंट ने ये रेंज फिक्स की। ठीक है, तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, सरचार्ज तो सिचुएशनल है, तो आप पे प्रीसीडिंग स्लैब क्या, 1 करोड़, 1 करोड़ प्रीसीडिंग स्लैब का टैक्स क्या लगेगा, सरचार्ज क्या लगेगा, सरचार्ज 10% लगेगा। 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है टोटल इनकम, 1 करोड़ तक सरचार्ज कितना लगता है, 10%। ठीक है, बेसिक टैक्स भी कैलकुलेट करना और सरचार्ज 10% वाला लगाना। ठीक है, और आप एक मिनट के लिए मान लो, एक आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, अगर 1 करोड़ तक है तो प्रीसीडिंग स्लैब तक सरचार्ज कितना लगेगा, 10%, बेसिक टैक्स जोड़ देना। लेकिन आपकी टोटल इनकम तो 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज तो 15% लगेगा एक्चुअल। तो सरचार्ज टोटल इनकम पे कैलकुलेट करना, उस पे बेसिक टैक्स जोड़ना। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में, पहले देखो सेकंड ब्रैकेट की बात करूं तो टोटल इनकम में से आपने 1 करोड़ लेस कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर आपकी कितनी इनकम गई, वो कहला रही है आपकी इंक्रीमेंटल इनकम। सेकंड ब्रैकेट में तो इंक्रीमेंटल इनकम आ जाएगी। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंटल टैक्स। तो वो कैसे कैलकुलेट करूं, आप किस स्लैब में फॉल कर रहे हो, 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली, तो प्रीसीडिंग स्लैब पर जो भी बेसिक टैक्स, मतलब 1 करोड़ तक जितना भी बेसिक टैक्स बनता है और सरचार्ज 10% ही लगता है, वो जोड़ के आप टैक्स निकाल लो, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। और फिर आइए किसमें से ये लेस करना है, बेसिक टैक्स। अब आपकी टोटल इनकम तो 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो एक्चुअल में सरचार्ज तो 15% लगना है, तो टोटल इनकम पर बेसिक टैक्स निकालो, 15% सरचार्ज जोड़ के। ठीक है, तो इस टैक्स में से ये वाला बेसिक टैक्स लेस, ये वाला टैक्स लेस कर दो, तो आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल टैक्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट इंक्रीमेंटल टैक्स, और इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड ब्रैकेट लेस कर दो, तो आपकी आ जाएगी एमआरएस। ठीक है, फिर यही पैटर्न आपको फॉलो करना है अगर आप की टोटल इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है। 2 करोड़ को मैं नाम दूं प्रीसीडिंग स्लैब, 5 करोड़ को नाम दूं सक्सीडिंग स्लैब। ठीक है, तो
आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से स्लाइटली हायर गई, 5 करोड़ से एक्सिट नहीं कर रही है, 2 करोड़ से ऊपर है, तो 2 करोड़ से स्लाइटली हायर कितनी गई, उसको नाम देंगे हम इंक्रीमेंटल इनकम। टोटल इनकम में से 2 करोड़ लेस कर दीजिए, सेकंड ब्रैकेट का रिजल्ट आ जाएगा इंक्रीमेंटल इनकम। अब फर्स्ट ब्रैकेट में आइए, आपकी एक्चुअल में टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन प्रीसीडिंग स्लैब 2 करोड़ है, 2 करोड़ प्रीसीडिंग स्लैब, हर जगह यहां पर प्रीसीडिंग स्लैब की कहानी है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग स्लैब पर प्रीसीडिंग स्लैब 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक सरचार्ज कितना लगता है, 15%। तो सरचार्ज और बेसिक टैक्स निकाल दीजिए। ये किस में से लेस करना है, आपकी टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से टोटल इनकम होने पर, एक्सीड होने पर सरचार्ज तो एक्चुअल में 25% लगता है। तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 25% वाला आप निकाल लो, और इसमें से बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 15%, और वो किस पर, 2 करोड़ तक पर, वो टैक्स आप इसमें से लेस कर दो, इसमें से ये लेस हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका इंक्रीमेंटल टैक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको सिस्टम फॉलो करना है। ये है मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में जब आपके 50 लाख तक की इनकम आए ना, टोटल इनकम, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों, 50 लाख तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, ठीक है। तो दिमाग लगाना कब है एमआरएस के लिए, जब 50 लाख से स्लाइटली इनकम हायर जाए, या 1 करोड़ से स्लाइटली हायर जाए, या 2 करोड़ से स्लाइटली हायर जाए, या 5 करोड़ से स्लाइटली हायर जाए, ठीक है। वो तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। अब तो पहले बेसिक टैक्स कैलकुलेट करें, फिर सरचार्ज लगाए, सरचार्ज में से अगर एमआरएस अलाउएबल है तो एमआरएस लेस कर दे, नेट सरचार्ज आ जाएगा। बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज जोड़ के जो अमाउंट आएगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। इससे आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आएगी, और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से आप प्रीपेड टैक्स लेस कर देंगे तो नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। और अगर आपका प्रीपेड टैक्स ज्यादा भरा हुआ है तो फिर रिफंड वाली सिचुएशन भी आ जाएगी, टैक्स रिफंडेबल वाली पोजीशन भी आ जाएगी। पेबल आ रहा है चाहे रिफंडेबल आ रहा है टैक्स, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। चलिए फिर देखिए, एग्जाम में इंडिविजुअल एसएससी के बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन अदर एसएससी पर टैक्स रेट क्या लगेगी, ये उसके क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। तो अदर एसएससी में सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी पर टैक्स रेट क्या लगेगी। बेसिक टैक्स रेट है इन पर 30%, और सरचार्ज लगता है बेसिक टैक्स का 12%, और वो तब लगता है जब टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 12% सरचार्ज लगता है। फिर कंपनी एसएससी की बात करें, डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स रेट क्या होगी। डोमेस्टिक कंपनी पर हम उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर देखेंगे, सेल्स देखेंगे, ग्रॉस रिसिप्ट देखेंगे, किस ईयर की, प्रीवियस ईयर 22-23 की। अगर उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22-23 का 400 करोड़ रुपए तक है, तो फिर इससे ज्यादा नहीं है, तो फिर उन पर टैक्स रेट क्या लगेगी, 25%, और अदरवाइज 30% टैक्स रेट लगेगी। अब ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 22-23 का आपको टर्नओवर देखना है। देखिए, आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है आपका 24-25, ठीक है। अब इससे एक पुराना ईयर वो आपको इग्नोर करना है, और आपको देखना है 22-23 का इस प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है। इस स्टेज पर आपको प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर देखना है। 400 करोड़ तक का टर्नओवर वाली कंपनी है इस ईयर में, तो उस पर प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स रेट लगेगी 25%, अदरवाइज 30%। और फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट इस बार अमेंड हुई है, पहले 40% हुआ करती थी, अब हो गई है 35%। और कंपनी वगैरह पर सरचार्ज कैसे लगता है वो समझते हैं हम। डोमेस्टिक कंपनी के लिए पहले समझते हैं, बाद में फॉरेन कंपनी के लिए समझेंगे। डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा अगर नहीं है तो बेसिक टैक्स का 7% सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो बेसिक टैक्स का 12% सरचार्ज लगेगा। अब अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के बजाय फॉरेन कंपनी है तो 7% की जगह हो जाएगा 2%, और 12% की जगह हो जाएगा 5%। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर उनकी टोटल इनकम 10,000 तक है तो उस पर 10% बेसिक टैक्स लगेगा, और 10,000 से 20,000 तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 10,000 से एक्सीड कर रही है इनकम और 20,000 तक
20% टैक्स लगेगा और बैलेंस इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। आप बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स रेट इतनी हायर कैसे है? तो समझिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, इनको एटीपी में एक डिडक्शन मिलता है और वो डिडक्शन मिलने के बाद इनकी इनकम काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो काफी कम इनकम पर उनको ये टैक्स रेट लग जाएगा क्योंकि एटीपी का डिडक्शन उनको काफी ज्यादा मिल जाता है। उसके बाद जो टोटल इनकम बचती है उस पर ये टैक्स रेट लगेगी। चलिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सरचार्ज कितना लगेगा? 1 करोड़ से ज्यादा इनकम, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम तो 12%। बिल्कुल डोमेस्टिक कंपनी जैसा ट्रीटमेंट सरचार्ज के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बिल्कुल डोमेस्टिक कंपनी जैसा सिस्टम है। और जितने भी एसएससी हैं उनका बेसिक टैक्स कैलकुलेट कैसे भी हुआ, सरचार्ज कैलकुलेट हुआ, उन पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही। ऑल एसएससी पर लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज नेट वाला एमआरएस लेस करके जो अमाउंट आया उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जुड़ जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन 89 की रिलीफ। देखिए, ये हमने डिस्कस किया था कि 89 की रिलीफ हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, आपका टोटल टैक्स एक बार आ जाए, टोटल टैक्स बेसिक सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सब जुड़ के आपका ग्रॉस टैक्स आ गया। ग्रॉस टैक्स में से फिर रिलीफ मिलती है सेक्शन 89 की। ठीक है, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है, उसमें से आप प्रीपेड टैक्स लेस करते हो, तब टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल आता है। तो ये 89 की रिलीफ कैलकुलेट कैसे करते हैं? अच्छा, अब एक बात और समझना, ये जो 89 की रिलीफ है ना, अधिकतर मोस्टली सैलरी आइटम के अगेंस्ट आपका जो टैक्स बन रहा है उसके लिए मिलती है। तो मैं ये बात कैसे बोल रहा हूं, देखो अभी प्रूव हो जाएगा। देखो, सैलरी हेड से रिलेटेड बातें आ रही है यहां पर। अगर आपको एडवांस सैलरी एरियर सैलरी मिली, एडवांस सैलरी एरियर सैलरी मिली तो रिलीफ मिल सकती है आपको, क्योंकि एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी मिलने की वजह से आपकी नॉर्मल सैलरी से ज्यादा सैलरी हो गई तो आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट बोलती है आपका टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज्यादा बढ़ गया है तो हम आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की। तो ये रिलीफ कैसे कैलकुलेट करें? वैसे तो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। आर माइनस डी कर लो। आर का मतलब क्या? सारे रेलेवेंट ईयर्स का टैक्स आप रिसिप्ट बेसिस पर निकालो। टोटल मतलब बेसिक प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, रिसिप्ट बेसिस पर निकालो। फिर उसको नाम दो, उस टोटल टैक्स को नाम दे दो आर। ठीक, उसके बाद आप उन रेलेवेंट ईयर्स का टोटल टैक्स ड्यू बेसिस पे भी निकाल लो। ये हो गया आपका आर। ड्यू बेसिस वाले टैक्स का नाम रख दो डी, आर माइनस डी कर दो, हो गई रिलीफ। अब आप बोलोगे सर आप ये बताओ ना कि टोटल टैक्स हम रिसिप्ट बेसिस पर निकालें रेलेवेंट ईयर्स का, और रेलेवेंट ईयर्स का ही टैक्स हम ड्यू बेसिस पर निकाले, तो रेलेवेंट ईयर्स क्या है? रेलेवेंट ईयर्स समझना, उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको प्रीवियस ईयर 21-22 की कोई एरियर सैलरी 23-24 में मिली। एग्जांपल मेरा ढंग से सुनना, प्रीवियस ईयर 21-22 की एरियर सैलरी आपको 23-24 में मिली, तो आपके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स क्या हो गए? जिस ईयर में मिली 23-24 और जिस ईयर की थी, जिस ईयर से बिलोंग करती थी 21-22, तो आपके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स क्या हो गए? 21-22 और 23-24। समझे? तो 21-22 और 23-24 इन दोनों ईयर्स का टैक्स आप रिसिप्ट बेसिस पर निकालो, वो कहलाएगा आर। ठीक है, और इन दोनों ईयर्स का टैक्स आप ड्यू बेसिस पर भी निकालो, जोड़ दो, वो कहलाएगा डी, और आर माइनस डी कर देना, रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। और अगर रिलीफ का अमाउंट नेगेटिव आ रहा है तो इग्नोर कर देना, कैलकुलेशन वाइज नेगेटिव आ सकता है, इग्नोर कर देना। क्यों? रिलीफ नेगेटिव तो नहीं होगी, नेगेटिव आ रही है तो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेलेवेंट ईयर्स का यहां क्या मतलब है? जिस साल एडवांस सैलरी एरियर सैलरी मिली 23-24 में मिली, और जिस साल की थी, फॉर विच जिस साल की थी 21-22 की थी, और जिस साल में रिसीव हुई 23-24 में रिसीव हुई, तो आपके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स क्या हो गए? 21-22 और 23-24। तो दोनों ईयर्स का टैक्स जोड़ के निकालो आप, दोनों ईयर्स का टैक्स आप रिसिप्ट बेसिस पर निकालो। पहले दोनों ईयर्स का टैक्स रिसिप्ट बेसिस पर आ गया, फिर उन्हीं दोनों ईयर्स का टैक्स ड्यू बेसिस पर निकालो।
ठीक है, और रिसीट बेसिस पर जो टैक्स आया था उसको नाम दे दो आर, और जो ड्यू बेसिस पर टैक्स आया उसको नाम दे दो डी, आर माइनस डी कर दो, हो जाएगा रिलीफ का अमाउंट, और नेगेटिव आ रहा हो तो इग्नोर कर देना। ठीक है, चलो अब ग्रेच्युटी का सिस्टम समझते हैं। ग्रेच्युटी पर रिलीफ मिलती है क्या? हाँ, ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन हम डिस्कस कर चुके हैं सैलरी हेड में। ग्रेच्युटी पर वो एग्जम्पशन भी मिल सकता है। ठीक है, रिलीफ किस में से मिलेगी? देखिए, एग्जम्पशन तो इनकम में से मिलता है, एग्जम्पशन तो इनकम में से मिलता है, रिलीफ टैक्स में से मिलती है। ठीक है, रिबेट और रिलीफ टैक्स में से मिलती है। ठीक है, डिडक्शन एग्जम्पशन इनकम में से मिलते हैं। तो रिलीफ अगर आपको ग्रेच्युटी मिली, एग्जम्पशन आप ले लिया, फिर रिलीफ और मिलेगी क्या? बिल्कुल। लेकिन अगर आपने कम से कम 5 साल की सर्विस रेंडर नहीं की है तो भले ही अगर आपको ग्रेच्युटी मिली भी हो, आपको रिलीफ तो नहीं मिलेगी। देखिए सिस्टम क्या है, अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई, आपने कम से कम 15 साल कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर करने के बाद जॉब छोड़ा है और आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई, तो आपको एग्जम्पशन भी मिलेगा वो। फिर अब जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें से रिलीफ भी लेस होगी। ठीक है, रिलीफ भी लेस होगी। रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ढंग से समझना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम पास्ट 3 इयर्स की इनकम उठाएंगे, पास्ट 3 इयर्स की भी कैलकुलेशन करनी होगी और करंट ईयर की भी कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो पास्ट 3 इयर्स पहले क्या करें? करंट ईयर को बेस बनाए, पहले करंट ईयर को बेस बनाए। आप करंट ईयर की टोटल इनकम कैलकुलेट करें, उसमें टोटल करंट ईयर की टोटल इनकम पर जो भी टोटल टैक्स बनता है एक बार आप कैलकुलेट कर लें, और उसमें क्या टैक्सेबल ग्रेच्युटी का अमाउंट जोड़ना है? हाँ, टैक्सेबल ग्रेच्युटी का अमाउंट जोड़ना है। एग्जम्पशन लेस होने के बाद जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी बचती है उसका अमाउंट उस टोटल इनकम में होना चाहिए। वो टोटल इनकम के अंदर टैक्सेबल ग्रेच्युटी जुड़ी हुई है, उस टोटल इनकम पर आप एक बार टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लो करंट ईयर का। ठीक है, करंट ईयर मतलब 23-24, वो आपका ग्रेच्युटी रिसीव होने का ईयर है। ठीक है, तो फिर आपका टोटल टैक्स आ गया करंट ईयर का, टोटल इनकम है ही आपके पास करंट ईयर की, तो करंट ईयर का टोटल टैक्स अपॉन करंट ईयर की टोटल इनकम इनटू 100 कर, ये आपके आ जाएगा करंट ईयर की एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके करंट ईयर की एवरेज रेट ऑफ टैक्स। करंट ईयर की एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया, इसको नाम दे दो सीटीआर। सीटीआर मतलब करंट टैक्स रेट, करंट टैक्स रेट। ठीक है, अब ये तो करंट ईयर का हमने कैलकुलेट किया। अब मैंने बोला था ना पिछले 3 साल का भी हिसाब करना है, पिछले 3 साल का उसको नाम दे दो एवरेज, एवरेज करना पड़ेगा हमें 3 साल का, तो शॉर्ट में बोल देते हैं ना, नाम दे देते हैं अपन उसको A3। पिछले 3 साल का एवरेज करना है, नाम दे दो उसको A3। तो पिछले 3 साल में जाओ, टोटल इनकम पास्ट 3 इयर्स की लिख दो, टोटल इनकम पास्ट 3 इयर्स की लिख दो। फिर उसमें पास्ट 3 इयर्स की टोटल इनकम लिखने के बाद आप करंट ईयर में जो ग्रेच्युटी रिसीव हुई है उसका 1/3, करंट ईयर में जो ग्रेच्युटी रिसीव हुई है उसका 1/3, 1/3, 1/3 उस पास्ट ईयर्स की टोटल इनकम में जाके जोड़ दो। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। आप करंट ईयर का हिसाब कर चुके जिस साल आपको ग्रेच्युटी मिली है। ठीक है, वो स्टेप 1 में मैंने सीटीआर कैलकुलेट करना बताया ना, कि टोटल इनकम इंक्लूडिंग टैक्सेबल ग्रेच्युटी, उस पे जो भी टोटल टैक्स बन रहा है कैलकुलेट कर लो। टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100, एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा, वो करंट ईयर का है, वो सीटीआर कहलाएगा। फिर स्टेप 2 एवरेज 3 इयर्स, तो पास्ट 3 इयर्स में जाओ, पास्ट 3 इयर्स की टोटल इनकम उठाओ, पास्ट ईयर्स की टोटल इनकम लिख दी 1 2 3। फिर करंट ईयर में जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी मिली उसका 1/3 अमाउंट निकालो, इन पास्ट ईयर्स तीनों ईयर्स में जोड़ दो, 1 2 3 टोटल इनकम में जोड़ दो 1/3 1/3 ग्रेच्युटी। ठीक है, फिर जो अमाउंट आता है उस पे आप पास्ट ईयर्स की टैक्स रेट के हिसाब से पिछले तीनों साल का टैक्स निकाल देना। 1 2 3 पिछले तीनों साल का टैक्स आ गया, उसका आपको एवरेज करना है। देखो कैसे निकालेंगे पास्ट 3 इयर्स का टैक्स, एवरेज करना पड़ेगा पहले। पास्ट ईयर्स में भी क्या करेंगे, टोटल इनकम, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100, पहले साल की एवरेज रेट आ गई टैक्स की। दूसरे साल में भी क्या करेंगे, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100, दूसरे साल की एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगी। फिर तीसरे साल में भी क्या करेंगे, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100। आपके पास पास्ट 3 इयर्स की 3 एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, 3 है, इनका एवरेज करना है। तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देना, आपके आ जाएगी 3 एवरेज रेट्स का भी एवरेज, वो कहलाएगा पीटीआर, पास्ट टैक्स रेट। तो देखो आपके पास सीटीआर आ गया, फिर पीटीआर आ गया।
अब रिलीफ रेट का परसेंटेज निकालिए। रिलीफ रेट का परसेंटेज निकालेंगे कैसे? सीटीआर माइनस पीटीआर। सीटीआर माइनस पीटीआर वो हो जाएगा आपका रिलीफ रेट का परसेंटेज, और वो रिलीफ रेट का परसेंटेज आप टैक्सेबल ग्रेच्युटी पर अप्लाई कर दीजिए। टैक्सेबल ग्रेच्युटी पर रिलीफ रेट का परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए, आपका रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिलीफ कैलकुलेट होती है ग्रेच्युटी के लिए। अब अगर आपने 15 साल की कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर नहीं की, 5 साल से तो ज्यादा की लेकिन 15 साल से कम की, तो उस सिचुएशन में एक डिफरेंस आएगा। क्या? यहां आप A3 कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब पास्ट 3 इयर्स का एवरेज कर रहे थे, तो अब अगर ग्रेच्युटी 15 साल से आपने कम सर्विस दी है लेकिन 5 साल तो सर्विस दी है, उस केस में A3 की जगह हो जाएगा A2। मतलब पास्ट 2 इयर्स के लिए ही हमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालनी है, फिर उनका एवरेज करना है पीटीआर निकालने के लिए। मतलब उस केस में हमें A3 नहीं करना है, हमें A2 करना है, एवरेज ऑफ 2 इयर्स। समझे बात? चलिए, फिर अगर आपको वीआरएस कंपनसेशन मिला, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन या टर्मिनल कंपनसेशन मिला, तो आपका रिलीफ कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर वही रहेगा जो आपने ग्रेच्युटी के लिए फर्स्ट कॉलम में समझा है। ठीक है, ग्रेच्युटी के लिए जो आपने फर्स्ट कॉलम में रिलीफ कैलकुलेट करने का प्रोसीजर समझा है, वो आपके वीआरएस कंपनसेशन पर आपको जो रिलीफ मिलेगी उसमें भी एप्लीकेबल वही रहेगा, एज इट इज, सेम डिटो। ठीक है, और कंडीशंस क्या फुलफिल होंगी? क्या 15 साल वाली बात यहां पे भी फुलफिल करनी पड़ेगी? नो नो नो। क्या चेक करना है आपको कि कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ, वीआरएस कंपनसेशन कंटिन्यूअस 3 साल की सर्विस रेंडर करने के बाद। आप 3 साल की सर्विस दे चुके हो, उसके बाद वीआरएस ले रहे हो। ठीक है, और आपकी अभी सर्विस बची हुई है, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, आपका फॉर एग्जांपल 60 साल नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट है, आप मान लीजिए 55 साल की एज में रिटायरमेंट ले रहे हो वॉलंटरी, तो आपके अभी 5 साल बचे हुए, तो कम से कम 3 साल बचे होने चाहिए। क्या बोल रहे हैं? दोबारा सुनिए, आपकी जॉब की सर्विस कम से कम 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी 3 साल की और बची हुई भी होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल हो गए जॉब किए हुए और 3 साल की सर्विस अभी और बाकी है, और अभी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको वीआरएस पर रिलीफ मिलेगी। और आपको पता है सैलरी एड में हमने एक और बात की थी, अगर आप वीआरएस पर एग्जम्पशन भी मिलता है, पता है उस सेक्शन 1010C में, सेक्शन 1010C में अगर आप वीआरएस का एग्जम्पशन लेते हो तो आपको यह रिलीफ नहीं मिलेगी, और अगर रिलीफ लेते हो तो वीआरएस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये बात हमने वहां सैलरी एड में डिस्कस की थी कि दोनों हाथ में इस केस में लड्डू नहीं मिलेंगे, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे यहाँ पर, कि मैं एग्जम्पशन भी ले लूं और रिलीफ भी ले लूं। अगर एग्जम्पशन लोगे तो रिलीफ नहीं मिलेगी, अगर रिलीफ लोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और आइटम जो सैलरी हेड में हमने पढ़ा, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन पर एग्जम्पशन मिला, जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे फाइनली रिलीफ भी मिलेगी, और रिलीफ की कैलकुलेशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने ग्रेच्युटी कॉलम 1 में समझा था। ठीक है, तो ग्रेच्युटी कॉलम 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो कम्यूटेड पेंशन में भी काम आ रहा है और वीआरएस कंपनसेशन में भी काम आ रहा है, और ग्रेच्युटी खुद के लिए तो काम आ ही रहा है। ठीक है, तो सीटीआर पीटीआर करते रहना, आप रिलीफ रेट का परसेंटेज कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, अब हम करते हैं एक चैप्टर और, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 1 में, सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जम्प्ट है, और आउटसाइड इंडिया वाली एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है। अब एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे किसको? सेक्शन 2 क्लॉज 1A एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन करता है कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, उससे आपको इनकम हुई, वो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडिया में सिचुएटेड है, उससे आपको कोई रेंट मिला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक किसान को खेत दिया, आपके पास खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है, खेत है, आपने किसान को दिया। ठीक है, उस किसान को खेती से जो इनकम हुई वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है ही, लेकिन वो किसान आपको जो रेंट देगा वो रेंट आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, बात समझे? फिर दूसरा पॉइंट, आपको इनकम हो रही है बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कोई प्रोसेसिंग करते हो,
तो उससे इनकम होती है आपको, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। फार्म हाउस पर आप सब्जियां उगाते हैं तो वो उससे भी जो इनकम हुई वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। और सप्लिंग और सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, तो नर्सरी में पेड़ पौधे छोटे छोटे आप उगाते और बेचते हैं, तो नर्सरी वालों को पेड़ पौधे छोटे छोटे उगाते वो बेचते हैं, उससे इनकम होगी, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम की ये हमने डेफिनेशन समझी। अब आपने फ्लावर बेचे, फूलों की खेती की और उससे इनकम हुई, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। यस, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना, एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में इंगेज्ड है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में कौन इंगेज्ड है? पार्टनरशिप फर्म। उसके पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर के हैंड्स में वो सैलरी और इंटरेस्ट एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट मिला, वो पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट। फिर बात करते हैं, आपने एग्रीकल्चर लैंड किराए पर दे रखी थी, आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड एक किसान को किराए पर दे रखी थी, मैंने भी बोला आपको से रेंट मिला, वो रेंट आपकी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन उस किसान ने ये एग्रीकल्चर लैंड का रेंट आपको टाइमली पे नहीं किया, जिसकी वजह से उस एरियर ऑफ रेंट पर जो बकाया उसका रेंट था जो उसने नहीं दिया है, आपने उससे इंटरेस्ट भी चार्ज किया कि तू रेंट लेट देता है, ब्याज समेत दे, तो वो इंटरेस्ट वाला पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, आप किसान से रेंट चार्ज कर रहे हो, वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है। वो किसान रेंट देरी से देता है तो आप उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो, तो वो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर आप वाइल्ड ग्रास बेचते हैं, फॉरेस्ट्री बेचते हैं, ठीक है, फ्रूट्स फ्लावर जो अपने आप उग गए, वो एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं। इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम वही है जो आप जानबूझ के उगाते वही एग्रीकल्चरल इनकम है। अपने आप उग गई घास, बेच के आ गए, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ठीक है, और फार्म हाउस में फिल्म शूटिंग की, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अलाउ किया कि आप अपनी फिल्म की शूटिंग हमारे फार्म हाउस में कर दीजिए, उससे इनकम हुई, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, वो टैक्सेबल है, उस पर सेक्शन 10(1) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी मैंने बोला एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर जरूर की जाएगी। इसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम, आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसके साथ आप एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ के टैक्स एक बार कैलकुलेट करो। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, एग्रीकल्चरल इनकम तो आपने बोला ना एग्जाम्प्ट है। अरे एग्जाम्प्ट है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त इसको आप अपनी टोटल इनकम में एक बार जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको कंसीडर तो किया जाएगा, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लाई होगी। अब पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम कब लगेगी, उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, एजेपी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब क्या, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पे भी पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम लगेगी? यस, लगेगी। दूसरी कंडीशन, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को आप मानो जो टोटल इनकम आई है आपकी। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को हमेशा इंटरप्रेट करना टोटल इनकम, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम शामिल नहीं है। तो अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एक्सीड कर रही है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख वगैरह को, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर रही है और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 को एक्सीड कर रही है, दो बातें, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 को एक्सीड कर रही है और एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी वगैरह है, तो उस सिचुएशन में आप पर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। अच्छा, स्कीम क्या है और हमको फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो समझिए, मैंने बोला ये एग्रीकल्चरल इनकम आपको अपनी टोटल इनकम के अंदर जोड़नी पड़ेगी। टोटल इनकम मतलब क्या, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टोटल इनकम है, उसके अंदर आप एक बार एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दीजिए, फिर जो अमाउंट आए उस पे आप अपना बेसिक टैक्स कैलकुलेट कीजिए स्लैब रेट वगैरह के हिसाब से। तो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है आपकी, बेसिकली है वो आपकी टोटल इनकम,
जो टैक्सेबल है, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब टोटल इनकम, उसमें एक बार एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दीजिए, फिर बेसिक टैक्स उस पर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है हमने आपसे एग्रीकल्चरल इनकम जुड़वा के बेसिक टैक्स कैलकुलेट करा दिया, ये हमसे गलती हो गई, तो लेस कर दीजिए एग्रीकल्चरल इनकम में बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के, एग्रीकल्चरल इनकम में बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के जो भी बनता है उस पर बेसिक टैक्स आए वो लेस कर दीजिए। तो समझिए मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जो भी अमाउंट आया उस पर बेसिक टैक्स निकाल दो। फिर गवर्नमेंट का कहना है अरे एग्रीकल्चरल इनकम पर गलती से लग गया टैक्स, तो वो लेस करवाते आपसे। लेस कैसे करना है, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दो, फिर जो अमाउंट आता है उस पर बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये ऊपर बेसिक टैक्स कैलकुलेट हुआ, अब नीचे लेस क्या करवाना है, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ के जो अमाउंट आया उस पर भी जो बेसिक टैक्स आया वो लेस कर दो, फिर जो टैक्स आएगा ना वो कहलाएगा बेसिक टैक्स। इस तरीके से पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए अब एक और बात इसमें समझते हैं, कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट ने पूरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी, 100% एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी है, ठीक है। जैसे आप गेहूं की खेती करते हैं वो तो 100% एग्रीकल्चरल है, लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानती है, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम मानती है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानती है। तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी करते हैं इंडिया में, ठीक है, तो 60% पोर्शन ही एग्रीकल्चरल इनकम मानकर एग्जेम्प्ट किया जाएगा और बाकी का 40% बिजनेस इनकम मानते हुए टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में तो उसमें एग्रीकल्चरल कंटेंट 65% माना जाएगा, बाकी का 35% टैक्सेबल बिजनेस इनकम मानेंगे। मतलब जो भी इनकम आए एक बार कैलकुलेट कर लो, बाद में 60-40 करना, जैसे टी के केस में 60-40 करना होगा, 60 एग्जेम्प्ट होगा और 40 टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब एक 60-40 के चक्कर में स्टूडेंट हमेशा उलझ जाते हैं। आप ये टैक्सेबल होने वाला पोर्शन ध्यान मत रखिए, आप सिर्फ इसका ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी मानी जाएगी। टी के केस में 60%, ठीक है, और रबड़ के केस में 65%। कॉफी के केस में अगर दो प्रोसेस की हैं, कॉफी पर दो प्रोसेस की हैं, ग्रोन और क्योर्ड, कॉफी उगाई और उसके बीच में से हमने कॉफी निकाली, ठीक है, क्योर्ड, ग्रोन और क्योर्ड, तो उस सिचुएशन में 75% टोटल इनकम जो भी आए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, पूरी एग्रीकल्चरल नहीं मानेंगे, जो भी इनकम आई है आपका 75% पोर्शन ही एग्रीकल्चरल माना जाएगा। चाय से भी ज्यादा, चाय पर कितना था 60%, और कॉफी पर अगर दो प्रोसेस हुई ग्रोन और क्योर्ड तो उस सिचुएशन में 75% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कॉफी पर सिर्फ दो प्रोसेस नहीं की, 4 प्रोसेस की, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसे इक्विवेलेंट टू टी माना जाएगा। और टी पर एग्जम्पशन का रेशियो क्या था 60%, टी पर एग्जम्पशन का रेशियो 60% था ना, तो इस केस में कॉफी पर अगर आपने 4 प्रोसेस की, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, तो उस सिचुएशन में इसे इक्विवेलेंट टू टी माना जाएगा और आपका एग्जम्पशन का रेशियो 60% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, विथ और विदाउट फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, जब कॉफी पर प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, चिकोरी बोलते हैं उसको, कॉफी का कसैलापन कम करने के लिए उसमें चिकोरी इंग्रेडिएंट डाला जाता है, ठीक है। वो डाल रहे हैं चाहे नहीं डाल रहे, विथ और विदाउट एनी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो आप उसमें कुछ मिला रहे हैं नहीं मिला रहे हैं हम नहीं देखेंगे। आपने 4 प्रोसेस की, ग्राउंडेड, ग्रोन, क्योर्ड और ग्राउंडेड और रोस्टेड 4 प्रोसेस किए, तो ये कॉफी इक्विवेलेंट टू टी माना जाएगा और टी पर एग्जम्पशन रेशियो 60% है, तो इस केस में भी 60% हो जाएगा। और अगर कॉफी पर 2 ही प्रोसेस किए हैं, ग्रोन और क्योर्ड, तो फिर एग्जम्पशन का रेशियो 75% रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे गेहूं वगैरह की खेती की तो वो तो 100% एग्रीकल्चरल माना जाता है। गेहूं को आपने मार्केट में बेचा, मार्केट प्राइस जो भी मिली, आपके कॉस्ट जो भी लगी वो लेस हो जाएगा, और जो एग्रीकल्चरल इनकम आएगी वो 100% एग्जेम्प्ट होगी, 100%, ठीक है। अब एक बात छोटी सी और समझते हैं। अभी मैंने एक बात बोली थी, अगर पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, तो पार्टनर्स को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलेगा वो पार्टनर के हेड्स में एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, तो वो उनके हेड्स में एग्जम्प्ट होगा सैलरी और इंटरेस्ट।
ठीक है, पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एंगेज्ड है, पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। अब एक सवाल, अगर पार्टनरशिप फर्म टी बिजनेस में एंगेज्ड है तो इधर पार्टनर को एग्रीकल्चरल इनकम जो माना जाएगा सैलरी और इंटरेस्ट, क्या अप टू 60% माना जाएगा? अगर पार्टनरशिप फर्म टी बिजनेस में है तो पार्टनर के लिए सैलरी और इंटरेस्ट का 60% पोर्शन ही एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। यस, मतलब वो रेशियो पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट पर लग जाएंगे अगर पार्टनरशिप फर्म टी, कॉफी, रबड़ वगैरह बिजनेस में की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है। अब क्योंकि देखिए ये पार्शल इंटीग्रेशन की स्कीम है ना, वो पार्टनरशिप फर्म पे तो नहीं लगती है, पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबल नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एंगेज्ड है तो पार्टनरशिप फर्म पर तो पार्शल इंटीग्रेशन की स्कीम में नहीं लगती है ना। पार्टनर को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलेगा वो पार्टनर के एंड्स में एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो सैलरी और इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, और जो प्रॉफिट शेयर मिलता है पार्टनर को वो तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(2)(a) में। ठीक है, प्रॉफिट शेयर तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है ना पार्टनर के हैंड्स में, क्योंकि उस प्रॉफिट शेयर पर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। तो वो जो पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलता है अदर देन सैलरी और इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट शेयर पार्टनर के हैंड्स में अंडर सेक्शन 10(2)(a) में एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट किया अपना 3 चैप्टर। पहला चैप्टर हमने किया टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम, दूसरा चैप्टर आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया एग्रीकल्चरल इनकम।